जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में जीके के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने साथी इस चैनल पर रेगुलर क्लास करते हैं तो उन लोगों का 50 प्रश्न में से 45 से अधिक प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का रिवीजन क्लास है। इससे पहले ये सारा प्रश्न मैं करा चुका हूं, आज मैं रिवीजन करा रहा हूं। और मेरे भाई जीके को जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना तब तक आपके लिए सही नहीं रहेगा। जैसे ही आप प्रश्न को देखते हो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है, मतलब आपको कुछ टाइम के लिए याद तो हो जाता है, लेकिन दोबारा अगर आप उसको रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो फिर दोबारा भूल भी जाएगा। इसलिए मैं हमेशा रिवीजन कराते रहता हूं। सबसे पहले तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को अच्छे से समझ लेते हैं, और इसको भी मैं पहले बता चुका हूं, आज इसका भी मैं रिवीजन करा रहा हूं। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जितना भी ऑपरेशन हुआ है उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। और जो एस-400 मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसका भी आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये पूरा क्लास अच्छे से देख लेना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से आपका मतलब आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। अभी इतना में से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछ देगा। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद से आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो पहलगाम हमले से है, याद रखना है आप सभी साथी। ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों ने के कितने ठिकाने पर हमला किया गया? तो आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? तो 7 मई को लॉन्च किया गया। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाला किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो मरकज सुभान अल्लाह, ठीक है ना, याद रखना। आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाला मरकज सुभान अल्लाह को आतंकवादियों का अड्डा कहा जाता था, तो इसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था। नेक्स्ट है मार्केट। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये, क्योंकि मेरे भाई ऑपरेशन सिंदूर भी आप लोगों का पूरा अच्छे से रिवीजन हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जितना भी युद्ध हुआ है, जो भी ऑपरेशन हुआ है वो भी रिवीजन हो जाएगा। एस-400 से रिलेटेड जो प्रश्न बनने वाला है वो भी रिवीजन हो जाएगा, और 50 प्रश्न जो मैं एक्स्ट्रा लाया हूँ वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं हमेशा आपके लिए बेस्ट करने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है? तो बहावलपुर पाकिस्तान में है। हिजबुल्ला का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया गया? तो महमूना कैंप खत्म कर दिया गया। हिजबुल्ला का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया गया? महमूना कैंप। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकवादियों के कितने ठिकाने को तबाह किए गए? तो पीओके में स्थित 3 ठिकाने को तबाह किए गए। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में 3 ठिकाने को तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना तो उस दिन आतंकवादियों के अड्डे पर कितना मिसाइल दागा गया? तो 24 मिसाइल दागा गया। 9 आतंकवादियों के अड्डे को समाप्त किया गया और 24 मिसाइल दागा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी? तो नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है ना, याद रखना, पूछ देगा पेपर में। व्योमिका सिंह मतलब व्योमिका सिंह जैसे किस से संबंधित है, वहां पर आर्मी दे देगा, नेवी दे देगा, एयरफोर्स दे देगा। तो मेरे भाई ये नेवी ऑफिसर हैं, नेवी ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका कर्नल ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी आप लोगों को पता होगा, तो इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। और ये विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी थे, तो याद रखना। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर से जितना भी प्रश्न बनने वाले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए हैं। एक आपका सबसे पहला युद्ध 1947 में हुआ, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ, चौथा युद्ध 1999 में हुआ, जिसे कारगिल युद्ध बोला जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ 1965 में, भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो उस टाइम ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था, याद रखना। 1965 में जो युद्ध हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया। 1984 में यहाँ पर
बोला जा रहा है सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ये आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया कारगिल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 के बीच में भारत पाकिस्तान सैन्य गतिरोध के लिए ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखो अगर आप नेवी एमआर का पेपर देने जाने वाले हो तो ये ई बुक अभी भी परचेज कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे ना तो वहां पर यह एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद पेड कोर्स में जाना है और वहां आपको दिखेगा नेवी एमआर ई बुक, तो वहां सिर्फ 89 रुपया परचेज करके और ये ई बुक ले लेना है। इस ई बुक को लेने के बाद अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के लिए तो ये बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, सेकंड स्टेज एग्जाम के लिए भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितना भी चैप्टर का नाम दिया है प्रत्येक चैप्टर से सभी प्रश्न इसमें डाल दिया गया है, प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न डाल दिया गया है। तो आप लोग देख लेना, इस ई बुक को बनाने में बहुत रातों को जागना पड़ा था, बहुत मेहनत करना पड़ा था और इसका प्राइस मैं सिर्फ 89 रुपया रखा हूं। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये नेवी एमआर का ई बुक लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से तैयारी करना। अब चलो सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर S-400 के बारे में भी अभी हम लोग बीच में देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हम लोग समझ चुके हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो भी ऑपरेशन हुआ है वो भी समझ चुके हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो भी युद्ध हुआ है ये भी समझ चुके हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये आपका मुद्रा हो जाएगा, याद रखना। देखो मैं ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि रिविजन क्लास है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? सुकुमार सेन। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो मेरे भाई भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मेरे भाई 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी आर गवई मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं, ठीक है ना। बी आर गवई ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना। और 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी, ठीक है ना। और 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो मेरे भाई ये आपका हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। रिवीजन क्लास है मेरे भाई, एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि पहले ये सारा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं गलती से तीसरा बता दिया था, ये आप लोगों को चौथा कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों का चौथा रहेगा, देखो इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इसको। यहाँ पर आपका चौथा हो जाएगा, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में कब पराजित किया? तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मेरे भाई अपने भारत में ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका भूजल है। याद रखना आप सभी साथी, भारत में ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत है वो भूजल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? मेरे भाई अगर पूछ देगा ओलंपिक में सबसे पहले पदक लाने वाली भारोत्तोलन से संबंधित अगर बोलेगा तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले पदक लाने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो ये दीपा क्रमाकर हो जाएगा। दीपा क्रमाकर प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं, याद रखना। ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब से हुआ? 1896 से हुआ और इसका स्थापना ओलंपिक आईओसी के द्वारा कराया जाता है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो आईओसी का स्थापना कब हुआ? 1894 में हुआ, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका छऊ हो जाएगा, जो आपका छऊ है ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। पहला आप लोगों को पता होगा परमवीर चक्र है, तो दूसरा आपका महावीर चक्र है, ठीक है ना, और तीसरा आपका वीर चक्र हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा चक्र है, महावीर चक्र है। दूसरा वीरता का सबसे बड़ा चक्र कौन सा है, ये आपका महावीर चक्र है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पुरस्कार मतलब वीरता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका महावीर चक्र है, और पहला कौन सा है, परमवीर चक्र है। हैरी पॉटर एंड द कार्ड चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी है, तो ये मेरे भाई जेके रोलिंग। जितने भी साथी बता रहे हो ऑप्शन सी जेके रोलिंग, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ, कौन सा ऐसा एक देश है जो म्यांमार देश के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, कंबोडिया बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कंबोडिया इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत अच्छे से बताया हूं, कई बार बताया हूं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन तेल के उत्पादन से संबंधित है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बोला है निम्न में से कौन तेल के उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपका पीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है ना। पीली क्रांति जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। निम्न में से कौन तेल के उत्पादन से संबंधित है, तो पीली क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। मेरे भाई भारतीय संविधान कब बन के तैयार हो गया, तो ये मेरे भाई 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखकर चलना है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ऑप्शन ए जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है। तो चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है, मेरे भाई ये आपका प्रेस हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है, तो ये प्रेस से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, बताओ जल्दी से। द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था। मेरे भाई ये जो न्याय का घंटा है ना, तो ये जहांगीर ने स्थापित किया था, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चंबल नदी किसकी उपनदी है। अच्छा प्रश्न है, चंबल नदी किसकी उपनदी है, तो ये यमुना की उपनदी है, यमुना इज राइट आंसर। रिवीजन क्लास है इसलिए मैं एक भी टाइम ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। 50 प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। जितने भी साथी माइक्रो प्रोसेसर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है। तो कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर आप सभी साथी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, मधु किशोर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इससे पहले जो प्रश्न आया था ना, तो उसमें मैं बोला था कि भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो आप लोगों को महावीर चक्र बताया था। अब यहाँ पर पहला पूछ रहा है तो वो परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि द नेम शेख के लेखक कौन है। तो मेरे भाई द नेम शेख के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी झुम्पा लाहिड़ी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। द नेम शेख के लेखक कौन है, तो झुम्पा जी है, ठीक है ना। जितने भी साथी झुम्पा लाहिड़ी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हिंदी में एमफिल से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान इज राइट आंसर। मेरे भाई अभी आप लोगों का 25 जीके का प्रश्न समाप्त हुआ है। अब 25 प्रश्न और देख लेते हैं। उससे पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले भी मैं एक बार रिवीजन कराया था और उस टाइम मैं आप लोगों से बोला था कि जब तक आप पेपर देने जाओगे तब तक मैं पूरा याद करा दूंगा। तो जब बार बार क्लास कर रहे हो, बार बार रिवीजन हो रहा है, तो आपको याद तो होना ही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के द्वारा बनाया गया? तो ये रूस के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में सब कुछ अच्छे से देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी भी क्षेत्र में आने वाली न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। बहुत पहले बता दिया हूँ। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। एक रेजिमेंट में कितने लॉन्चर ट्रक होते हैं? 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल होते हैं। मतलब एक रेजिमेंट में कभी भी 32 मिसाइल दागने की क्षमता है। याद रखना आप सभी साथी। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, तो मेरे भाई एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं, ठीक। और हर एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होता है, ठीक है ना। बोला जा रहा है मतलब एक रेजिमेंट में हमेशा 32 मिसाइल मतलब भरा रहता है एक रेजिमेंट में, याद रखना। और एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। बताया जा रहा है कि S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। तो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है। यहाँ बताया जा रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना, कि ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये मतलब कहाँ पर बनाया गया है? रूस में बनाया गया है। और रूस में भी अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। तो ACDB का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ACDB, ठीक है ना। अल्माज सेंट्रल मतलब डिजाइन और ब्यूरो ने S-400 मिसाइल सिस्टम को बनाया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सेवा में आया 2007 में रूसी सेना के द्वारा और भारत में 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 5 यूनिट के लिए समझौता किया गया। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो आपका है ना, तो रूस से 2018 में 5 मिसाइल के लिए मतलब 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया गया, जिसमें से 3 आ गया है और 2 अभी बाकी है, 2026 तक आने का संभावना है। बताया जा रहा है 2021 में भारत को पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिला। वर्तमान में भारत के पास 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, बाकी 2 2026 तक आने का संभावना है। भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। याद रखना, भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो खासियत है, ये बताया जा रहा है कि जो मेरे भाई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका एक रडार लगा रहता है, जो भी आपका दुश्मन देश ड्रोन आएगा, जो भी उड़ाएगा ना, तो 600 किलोमीटर दूर रहेगा, तभी इसको पता चल जाएगा कि भाई कोई कुछ आ रहा है। उसके बाद से फिर बोला है टारगेट को पहचान सकता है और 300 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। मतलब 600 किलोमीटर दूरी तक ये टारगेट को पहचान सकता है और 300 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर सकता है। बोला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे 5 से 10 मिनट में फायर के लिए तैनात किया जा सकता है। इसका जो मारक क्षमता है अलग अलग है। ये जो आपका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसमें 4 मिसाइल लगे होते हैं और 4 अलग अलग दूरी, उनका अलग अलग क्षमता रहता है। आपका मारक क्षमता एक का आपका 400 किलोमीटर तक है और आपका ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर ऊंचा तक है। मतलब किलोमीटर यहाँ बोल रहा है, मतलब 400 किलोमीटर तक, ठीक, मारने का क्षमता है। और ऊंचाई आपका 30 से 60 किलोमीटर ऊपर तक मारने का क्षमता है। और जो रडार का क्षमता है 600 किलोमीटर में आपको बता दिया हूँ। यह 30 से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक एक साथ 4 अलग अलग रेंज के मिसाइल लॉन्च कर सकता है। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, तो मेरे भाई इसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होते हैं, ठीक है ना। एक रेजिमेंट में 32 मिसाइल दागने का क्षमता होता है, मैं पहले बताया हूँ। तो
तो ये जो आपका 4 मिसाइल होता है ना, तो ये अलग अलग 4 अलग अलग दूरी तय करता है। यहाँ बोल रहा है कि जो अलग अलग रेंज करता है, जैसे आपका एक है 40N6, याद रखना, तो ये आपका 400 किलोमीटर दूरी तक तय करता है 40N6। एक आपका है 48N6, देखो ये भी पूछ सकता है कि 40N6 कितना किलोमीटर दूरी तक तय कर सकता है, तो 400 किलोमीटर दूरी तक। 48N6 250 किलोमीटर दूरी तक टारगेट कर सकता है, मतलब दागने का क्षमता है। और 9M96E2 ये जो आपका 120 किलोमीटर दूरी तक इसका दागने का क्षमता है, 9M96E। देखो याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, याद हो जाएगा, आप फिर कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में जो एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होते हैं, तो इसको याद कैसे करना है। देखो आपका यहाँ 40 है, 40 के बाद 8 बढ़ गया है 48, ये दोनों तो ऐसे याद हो जाएगा कि भाई एक 40 है, 40 में 8 बढ़ा दो 48। जो 40 वाला है 400 किलोमीटर मारने का क्षमता है, जो 48 वाला है 250 किलोमीटर मारने का क्षमता है। अब देखो N6 दोनों में है, ठीक है ना, तो N मेरा ही नाम है नीलेश, तो मेरे भाई आप नीलेश डिफेंस करियर से पढ़ रहे हो, तो N6 आप लोग दोनों में लगा देना। एक आपका 40N6 है जिसका मारने का क्षमता कितना है 400 किलोमीटर तक। एक आपका 48N6 है जिसका मारने का क्षमता कितना है 250 किलोमीटर तक। तो ये दोनों याद रखना, 40N6 48N6। अब ये दोनों जब याद कर लोगे तो इस दोनों को कैसे याद करना है, 9M96, 9M96, देखो 9M96, 9M96 है और ई दोनों में है, ठीक है ना। बस आपका क्या है, एक में आपका 2 लगा दिया है और एक में नहीं है। 9M96, देखो 9M96E2 120 किलोमीटर दूरी तक याद कर लेना। 9M96 सिर्फ ई रहेगा तो 40 किलोमीटर तक, मतलब एक जो मिसाइल है 400 किलोमीटर तक मतलब टारगेट को मारेगा, और एक जो है 250 किलोमीटर, एक जो है 120 किलोमीटर और एक जो है वो 40 किलोमीटर। और सभी का नाम बता दिया हूँ, याद करने का तरीका बता दिया हूँ, याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। क्योंकि अब जो युद्ध हो रहा है तो इसी से हो रहा है। बाकी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर फ्री में आपको नेवी का मॉक टेस्ट लगाना होगा तो आप प्ले स्टोर से NDC क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फ्री वीकली टेस्ट में जाना, उधर नेवी का फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको पेड मॉक टेस्ट चाहिए तो पेड वाले मॉक टेस्ट में जाना, और सिर्फ 49 रुपए में 15 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। और नेवी एमआर के लिए अगर आपको ई बुक चाहिए, कहीं से कुछ पढ़ाई नहीं किए हो, तो इसी एप्लीकेशन में पेड कोर्स में जाना और वहां से आप लोगों को ये नेवी एमआर का ई बुक मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका प्राइस सिर्फ 79 रुपया रखा गया है। बाकी चलो फिर से हम लोग 25 प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ से 24 प्रश्न बचा है। हड़प्पा कालीन, देखो S-400 के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दिया हूँ। हमें नहीं लगता है कि पेपर में प्रश्न पूछे S-400 से रिलेटेड और आपको नया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर पूछेगा तो आप जरूर सही करोगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये आपका लोहा हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्यम मार्ग। जितने लोग भी बता रहे हो, राइट बता रहे हो, मध्यम मार्ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो जो कोयला है वो किस चट्टान में पाया जाता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। परतदार चट्टान जितने भी साथी बता रहे हो, ऑप्शन बी जितने भी साथी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मेरे भाई इसका राइट आंसर हाँ सही है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो मेरे भाई जो भारतीय मरुस्थल है उसे थार कहते हैं, याद रखना आप सभी साथी। और मैं आप लोग को अच्छे से बताया हूँ कि जो सहारा है वो पूरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और जो गोबी है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। कनाडा जितने लोग बता रहे हो, राइट बता रहे हो। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, तो मेरे भाई ये आपका रुपया हो जाएगा, भारत का मुद्रा रुपया है, आप लोगों को पता ही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन
कौन सी संस्था करती है? तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा IRDAI हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, ठीक है ना। देखो ये सारा प्रश्न आपका रिवीजन हो रहा है तो गलती होने का तो चांस ही नहीं पैदा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। जितने भी साथी स्टोरेज बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बताया जा रहा है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो मेरे भाई बास्केटबॉल में और कबड्डी में, देखो कबड्डी में तो 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 7 नहीं होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, बेसबॉल में 7 नहीं होते हैं। यहाँ देखो वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ, श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने साथी बताते हैं। मेरे भाई जितने भी साथी महाभारत बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, महाभारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभिक में किस मार्ग से किया था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी शिमला से दिल्ली मार्ग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। शिमला से दिल्ली मार्ग जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। बोला है इनमें से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? मतलब लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। बताओ, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। देखते हैं कितने साथी बताते हैं। मेरे भाई कथकली ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। कथकली कौन सा नृत्य है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, याद रखना आप सभी साथी। तो कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने साथी बताते हो। इसका राइट आंसर बताओ। 10 प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, आचार्य विनोबा भावे बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आचार्य विनोबा भावे इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली नदी। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन बी जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, पंजाब बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जितने भी साथी एडीबी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में कहां पर किया? तो ये तो कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, पोखरण राजस्थान बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? जल्दी से बताओ। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्नवालिस और डलहौजी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जितने भी साथी रिपन बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। रिपन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो नागार्जुन परियोजना निम्न में से कौन सी नदी पर निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, कृष्णा नदी बता रहे हो। मैं आप लोगों को बोला था जहां भी अर्जुन आ जाएगा तो समझ जाना कि कृष्णा का बात किया जा रहा है। ऐसा आता है, कई जगह आता है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली सीढ़ी है? तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली सीढ़ी है? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, ENIAC बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्षिक
रॉयल का थीना समारोह निम्न धर्मों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, बौद्ध धर्म बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, बौद्ध धर्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, बीसी राय पुरस्कार, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है ना? इसका राइट आंसर बता दो। बोल रहा है कि ओल्ड हिस्ट्री न्यू जियोग्राफी किताब किसने लिखा था? तो जयराम रमेश, जितने भी साथी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि रिवीजन क्लास था। आप लोगों का रिवीजन हो जाता है तो आप ही लोगों के लिए सही रहता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।